हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस घर में। हम सब लोग कल आधुनिक भारत स्टार्ट किए। आधुनिक भारत में बहुत सारा हो गया। आज होगा गवर्नर जनरल और वायसराय सब होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक गवर्नर जनरल वायसराय। देखिए, क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। क्लाइव के समय में क्या हुआ? असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। क्लाइव ने क्या करवाया? जो उपहार लेना किसी से और निजी व्यापार को बंद करा दिया। हाँ, उपहार लेना और निजी व्यापार बंद करवा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। क्लाइव ने क्या किया? आंतरिक कर अनिवार्य कर दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमाओं से बाहर कार्य करते थे। दोहरा भत्ता क्या करवाया? जो बंगाल क्लाइव क्या करवाया? बंद करवा दिया। दोहरा भत्ता को बंद करवा दिया और केवल उनको ही दोहरा भत्ता मिलता था जो बंगाल तथा बिहार के सीमाओं से बाहर कार्य करते थे। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और राज्य के कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। क्या क्या हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अनुसार बंगाल में क्या किया? द्वैत शासन को खत्म कर दिया, द्वैत शासन को समाप्त किया और राज्य के कोषागार के स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया? कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। ठीक है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने किस नियम को अपनाया? अशुद्धि, परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर मेथड को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार का व्यवस्था की गई। बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार व्यवस्था कब की गई? किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कॉलेजियम सरकार की व्यवस्था की गई, इसमें कितना अध्यक्ष था? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य था। कुल मिला के 5 था ना। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। अध्यक्ष को क्या दिया गया? गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब नियुक्त हुआ? 1774 में। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब होता है? 15 जनवरी 1784 को। उस समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग्स का जो काल था 1774 से लेकर 1785। हाँ। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ से कौन संबंधित है? वेलेजली था और वेलेजली और हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। पूछेगा, महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था महाभियोग का मुकदमा, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। 1788 से 1795 तक चलता क्या चलता रहा? महाभियोग चलता रहा। किस पर? वारेन हेस्टिंग। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए सभी दोषों को मुक्त कर दिया। मैंने अच्छा सेवा किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां जो है, देखिए लगभग 5 है। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए वह संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ वारेन हेस्टिंग और वेलेजली दोनों से। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, बराबर के संघ की नीति। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे
और सुदृढ़ बनाया। दिव्यांगी और फौजदारी कचहरी के श्रेणीबद्ध करने के मतलब संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था किसने रखा? अंग्रेज रखा, अंग्रेजों ने रखी। अंग्रेज रखा और इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया। कौन किया? वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया। और इसको सुदृढ़ कौन बनाया? कॉर्नवालिस ने। न्याय व्यवस्था को, कचहरी न्याय व्यवस्था को कौन शुरू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया और कॉर्नवालिस ने इसको सुदृढ़ बहुत अच्छे से चलाया। मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ किया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। शक्ति किसके हाथ में चला गया? कलेक्टर के हाथ में चला गया। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया था तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियों और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया गया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत, उसमें मतलब किसको किया है? न्यायिक सुधारों को जो अंतिम रूप दिया ना, उसको कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। यह सुधार किस पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई। इसके द्वारा क्या किया गया? कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों के कार्य के लिए नए अधिकारी की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत के प्रंसविदा सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। कॉर्नवालिस को लोकसभा का जनक भी माना जाता है। कॉर्नवालिस को लोकसभा, हाँ, कॉर्नवालिस को लोक, हाँ, कॉर्नवालिस जो है, कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। पूछता है तो पूछ सकता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल देखिए 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कौन? कॉर्नवालिस। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हो गई थी? कॉर्नवालिस उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश में मर गया। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। जला दिया था या दफना दिया था? पता नहीं। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था, ठीक ना। बसीन की संधि के द्वारा 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। बसीन की संधि किसके बीच? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। बसीन की संधि कब होती है? 1802 ईस्वी। हाँ, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पूछेगा पहला मराठा कौन था? वेलेजली की सहायक संधि बाजीराव, सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक ना। अच्छा, सहायक संधि किसके बीच होता है? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड अंग्रेजों के बीच। हाँ, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों। सहायक संधि वैसे लॉर्ड वेलेजली को जनक माना जाता है। हाँ, तो है। बसीन की संधि जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य होता है। बसीन की संधि सहायक संधि। देखिए, इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। मतलब वो जो सहायक संधि होता है ना, तो इससे क्या हुआ? बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त कर लिया, संरक्षण प्राप्त कर लेता है। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपये वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। संधि में क्या हुआ? संधि में हुआ कि आपको हम सेना 60,000 देंगे। हाँ, आप उसके बदले 26 लाख रुपया वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान किया अंग्रेज को।
वेलेजली जो है, वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक रहता है ना। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। वेलेजली ने क्या करता है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, किसके लिए, भारत राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए, मिलाने के लिए, मतलब अधीन करने, भारत राज्य को अपने में मिलाने के लिए उसने सहायक संधि लाता है वेलेजली। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को ही कहा जाता है। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अच्छा, हाँ, डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना को किराया पर दे दिया, भारतीय राजाओं को अपनी सेना को किराए पर दिया था। कौन दिया था? डुप्ले। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई थी। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में और बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। इतना सहायक संधि में भाग, मतलब सहायक संधि से अपना मिल गया उससे। सबसे पहला कौन था? हैदराबाद, उसके बाद मैसूर था, तंजौर था, अवध था, पेशवा था, बरार के भोसले था, सिंधिया था, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर था। देखिए विलियम वेंटिंग ने, अब देखिए विलियम वेंटिंग ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। विलियम वेंटिंग ने क्या किया? 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभालता है। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित किया। क्या किया वेलेजली? विलियम वेंटिंग ने क्या किया? सती प्रथा, बालिका शिशुवध को खत्म किया और ठगी प्रथा और शांति व्यवस्था को लाने का काम के सहयोग से। हाँ, उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारत रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। उसने क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाया। ठीक है। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर वेंटिंग ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति को अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्गा एवं कछारी की रियासतों को अपने प्रदेश में क्या किया? मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक व्यवस्था थी। विलियम वेंटिंग के शासनकाल के 7 वर्ष में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में वेंटिंग का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। किसके लिए इसका वेंटिंग का स्मरण किया जाता है? सामाजिक सुधार तथा प्रशासनिक सुधार के कारण इसको स्मरण किया जाता है वेंटिंग को। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। 1833 में क्या किया गया? चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः क्या किया गया? केंद्रीकृत किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक ना। 1833 में विलियम वेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। विलियम वेंटिंग ने कैप्टन सिलीमेल के ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया। वेंटिंग ने क्या किया? ठगों के विरुद्ध किसको नियुक्त किया? डॉक्टर सिलीमेल को कैप्टन सिलीमेल को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। उनके ठगों को फांसी दे दी गई। अनेक ठगों को फांसी दे दिया गया। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया।
1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1837 के पश्चात क्या हुआ? ठगों का अंत कर दिया। ठगों का जो है कार्रवाई करने के लिए किसको नियुक्त किया था? वेंटिंग ने कैप्टन सलीमैन को। कैप्टन सलीमैन को 1789 ईस्वी की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों को निर्यात बंद कर दिया गया। बंगाल से दासों को निर्यात कब बंद कर दिया गया? 1789 में। 1789 में ईस्वी की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। बंगाल में जो दास का जो निर्यात होता था उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र जो है ना समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट। हाँ, 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। दासता का प्रणाली यहीं से 1843 से समस्त क्या अवैध है? अवैध हो गया। और 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। दासता का अपराध कब घोषित किया गया? 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आईपीसी, ठीक ना। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब होता है बताइए? 1814 से 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 1823 ईस्वी तक रहता है, ठीक ना। और इसी के काल में क्या होता है? आंग्ल नेपाल हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। हाँ, और 1813 से 1823 तक रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर। और हो जाता है आंग्ल नेपाल युद्ध। हाँ, जो कि सुगोली की संधि से समाप्त हुआ। अच्छा, आंग्ल नेपाल युद्ध सुगोली ये बीपीएससी में बिहार एसएससी में पूछा था ये क्वेश्चन। बिहार एसएससी में पूछा था, बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा है। बीएसएससी में ऐसे पूछा क्वेश्चन कि ये सुगोली की संधि नहीं कब हुआ था? किस संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ? ये हमारे में बोला था कि सुगोली की संधि कितने ईस्वी में हुआ था। और ये मेरे में पूछा था कि किस मतलब अति से हुआ था। तो सुगोली की संधि से समाप्त हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि से हुआ? सुगोली की संधि। सुगोली की संधि से हुआ। तो ये सब सुगोली की संधि कब हुआ? 14 से 16 में। सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी। 2 दिसंबर, यही क्वेश्चन था। 2 दिसंबर 1815 को सुगोली की संधि होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है, ठीक ना। आंग्ल नेपाल युद्ध कब होता है? 1814 से 1816। किसके उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग था। और सुगोली की संधि कब होता है? 2 दिसंबर 1815 को, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। मतलब 2 दिसंबर 1815 को बोला गया कि सुगोली की संधि होगी और 4 मार्च 2016 को इसको 1816 को इसको किया गया, अनुमोदित किया गया। हाँ, 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अव्यवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। डलहौजी का कार्यकाल बोलिए तो 1856 ने अवध का नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय करवाया। अवध को जो है ना, अवध का नवाब किस पर? वाजिद अली पर कुशासन का अधिकार मतलब आरोप लगाया और उसको अपने आप में अपने मिला लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापदत्त के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जिस पहले तो अवध को क्या क्या कुशासन का आरोप लगाया और मिला लिया। इसके बाद व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत भी बहुत सारा मिलाया, जैसे कि सतारा को मिलाया, जेतपुर एवं संबलपुर को, बाघाट को मिलाया, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यापगत प्रस्ताव को क्या कर दिया था? समाप्त अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार कर दिया था। नहीं चाहिए। भारत में रेल निर्माण की दशा में प्रथम प्रयास गवर्नर डलहौजी के द्वारा किया गया, ठीक ना। सबसे ज्यादा विकास कर्जन के काल में। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1853 ईस्वी मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय। रेल यात्रा प्रारंभ ग्रेट इंडियन
पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। सुनिए, रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। रेल यात्रा का प्रारंभ किसके द्वारा किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाह तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सनक को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था तथा ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। ठीक है। देखिए, रेलवे का सर्वाधिक विस्तार होता है 1900 ईस्वी के आसपास, करजन के 1900 ईस्वी के आसपास। देखिए, सबसे पहले रेलवे का विकास कौन करता है? 1853 में लॉर्ड डलहौजी और सर्वाधिक बोलेगा, सर्वाधिक तो करजन के समय 1900 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार डफरिन के समय हुआ। सुनिए, ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार डफरिन के समय हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का प्रमुख विस्तार किसके द्वारा हुआ था? प्रमुख विस्तार डफरिन के द्वारा। और जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। बर्मा को क्या गया था? 1886 ईस्वी में मिला लिया गया। 1 जनवरी 1886 ईस्वी को आंग्ल ब्रिटिश युद्ध होता है, ठीक ना। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है? 1885 में। और तृतीय युद्ध के बाद ही बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया 1 जनवरी 1886। ठीक है। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एवं सैनिक बोर्ड पर था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य किसके पास था? सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। डलहौजी के कार्यकाल में क्या हुआ था? एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। बताइए, कैनिंग के काल में विधवा पुनर्विवाह 1856 पारित हुआ और किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, कथक प्रयास से। हाँ, विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में पारित करता है। इस अधिनियम के नियम 15 रोमन अक्षर 15 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत क्या किया? विधवा विवाह को वैध मान लिया। विधवा विवाह को वैध मान लिया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। अच्छा, विधवा का जो बालक होगा उसको वैध घोषित किया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को क्या किया? वैध घोषित किया गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और धोवो केशव कर्वे। पश्चिमी भारत में कौन था विधवा विवाह से? विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कर्वे। पश्चिमी भारत में था विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कर्वे। धोंधो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पुणे में विधवा आश्रम का स्थापना किया। पुणे में विधवा आश्रम का स्थापना 1899 में कौन किया? धोंधो केशव कर्वे ने। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? महारानी की उद्घोषणा। महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। इसमें क्या किया? महारानी जो घोषणा किया इसमें क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा किया गया। ब्रिटिश संसद। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना भारत में समाप्त हो गया। अब जो भारत का शासन होगा किसके पास चल जाएगा? ब्रिटिश के संसद। ब्रिटिश के रानी के पास चल जाएगा। ठीक है। और इसके तहत कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। कैनिंग क्या बनता है? प्रथम भारत का प्रथम वायसराय बना। कौन? लॉर्ड कैनिंग। देखिए, ये जो है ना 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से हुआ दरबार। ये इलाहाबाद से हुआ। तो इसी में जो बताया जाता है कि भारत की राजधानी एक दिन के लिए इलाहाबाद को भी बनाया गया था। तो यही जो महारानी थी ना, महारानी एक पत्र भेजा था। किसके पास? लॉर्ड कैनिंग के पास। यही लॉर्ड कैनिंग जो होता है इलाहाबाद में पढ़ता है
उसी समय से कहता है कि जो जनरल पद है उसको हटाकर वायसराय का पद दे दिया जाए, उसी में घटा दिया। देखिए कैनिंग जो है ना ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बनता है, ठीक ना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। और जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दिल्ली दरबार कब होता है? 1877 में। हाँ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ। आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है? 1839 से 1842। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड थे। लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ऑकलैंड के समय पहला आंग्ल अफगान युद्ध होता है और लिटन के समय दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है। कब होता है? 1878 से 1880 के होता है। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल एलन बरो ने दास प्रथा को उन्मूलन किया। दास प्रथा का उन्मूलन कौन करता है? एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसके काल के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंधु को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1843 में। ठीक है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मैस्टरी ऑफ इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंध के संदर्भ में एलन बरो के काल से प्रारंभ होकर नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल में कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल अकर्मण्यता शब्द का जो JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके? लॉर्ड मेयो के काल में 1869 से 1872। मेयो का काल कब था? 1869 से 72 था, लेकिन जनगणना जो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 और 1872 में प्रथम जनगणना क्या हुआ? प्रारंभ होता है। ठीक है। और मेयो जो है, मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन था गवर्नर जनरल जो कि भारत में हत्या हो गया? अंडमान को लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार द्वीप में किसके द्वारा? शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा कर दिया। कैदी ही उसका हत्या कर दिया। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। और पूछेगा कि किसके मतलब कि उसके कार्यकाल में किस गवर्नर का हत्या हो गया? लॉर्ड मेयो का। ठीक है। जो मतलब जो नियमित जनगणना जो हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड मेयो 1881 ईस्वी में। देखिए 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडे मन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। ठीक। यही पॉलिसी लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया? ये तो लिटन के काल। लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लिटन के काल में प्रारंभ हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब प्रारंभ हुआ? 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला कहा गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अस्कीन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतागामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। बिल्कुल। श्री S.N. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। आकाश से वज्रपात कौन कहता है? S.N. बनर्जी कहता है। किसको? आकाश से वज्रपात किसको कहा गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा गया। कब पारित हुआ? 1877 में। 1877 लिटन के काल में। और सर P.C. इल्बर्ट वायसराय के परिषद के विधि सदस्य थे।
इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इल्बर्ट बिल कब प्रस्तुत होता है? 2 फरवरी 1883 में। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीश की शक्तियों समान कर दी जाए। इल्बर्ट बिल की जो विधेयक का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए। मतलब जाति के जो भेदभाव करता है इसकी न्यायिक योग्यताएं समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। पूछेगा भारतीय और यूरोप की शक्ति जो है न्यायिक शक्ति को समान करने के बाद किस बिल में कहा गया? इल्बर्ट बिल में कहा गया। इसमें यह भी कहा गया था कि जो मान गए कि यूरोपीय न्यायाधीश की शक्ति जैसे समान कर दी गई, तो भारत जो भी न्यायाधीश है तो पहले इनको अच्छी जजमेंट करने नहीं देता था। इसमें कहा गया कि भारतवासी भी कर सकता था। तो वही तो इसमें कहा गया कि दोनों न्यायिक अगर सहयोग थी जो है समान करेगा तो भारत भी करेगा। वही तो कहा गया। जी। जैसे यह विधेयक प्रस्तुत किया गया एक बवंडर खड़ा हो गया। बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार को कुठारघात बताया। मतलब कि यूरोपीय लोग बोला कि मेरा विशेषाधिकार छीना जा रहा है। रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। रिपन को सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूर वाली फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 रिपन के द्वारा। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यविधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। किसके द्वारा दिया गया था? रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम, पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881, उसमें 10 ऐड कर दिया 1891। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था कब की गई थी? दूसरा फैक्ट्री अधिनियम और किसके द्वारा? रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इसमें सभी मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी किस मतलब कि 1891 दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पूछेगा किस फैक्ट्री अधिनियम में? दूसरा फैक्ट्री साप्ताहिक छुट्टी की प्रावधान किया गया 1891 में। 4 दिन की छुट्टी उसमें था। तो बच्चा सबका। मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के लिए लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। हाँ। चार्ल्स मेटकोप ने प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया। चार्ल्स मेटकोप प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकोप, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता के विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। बताइए, भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में 15 जनवरी 1784 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के स्थान पर प्रारंभ होता है। 1861 ईस्वी में केनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण किसको नियुक्त किया गया? कनिंघम को। तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। 1871 में क्या किया गया? अलग विभाग बनाया गया। सर्वेक्षण मैंने सरकार से अलग होकर एक विभाग बनाया। करजन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा करजन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत को और ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से करता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से करता है। अच्छा, करजन का प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले। और नवंबर 1905 में महात्मा गांधी के गुरु थे क्या?
हाँ हाँ राजनीतिक गुरु। राजनीतिक नवंबर 1905 में करजन के स्थान पर मिंटो भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। 1905 में हाँ 1905 में कौन आया था करजन? मिंटो को भारत मिंटो। जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। हाँ जॉन मार्ले, यही जॉन मार्ले को भारत भारत का सचिव नियुक्त किया जाता है और इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मतलब मिंटो और मार्ले से जो सुधार किया गया उसको क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक अधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। मतलब मुसलमानों के लिए पृथक अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने का व्यवस्था किस अधिनियम? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके समय? हार्डिंग के समय में, वायसराय हार्डिंग के समय में। वायसराय हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करता है। 1911 में भव्य दरबार नहीं हो, दिल्ली दरबार था। हाँ मतलब वही दिल्ली दरबार करता है, भव्य दरबार का दिल्ली दरबार 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी की भारत बुलाया। कौन बुलाया? हार्डिंग ने बुलाया। जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में। नहीं सर, देखिए वायसराय ने हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाता है और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करवाता है, जिसे दिल्ली दरबार द्वितीय के नाम से जानते हैं। दिल्ली दरबार हाँ, इसको दिल्ली 1911 में दिल्ली दरबार तृतीय होता है। कुल मिलाकर 3 को दिल्ली दरबार होता है, ठीक ना। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया कब? 1911 में। हाँ तथा राजधानी का स्थानांतरण की घोषणा की गई और कोलकाता से दिल्ली। कोलकाता से दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली 1 जनवरी 1912 को। बताइए मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना? मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये बहुत अच्छा चैप्टर था। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? बताइए क्या हुआ? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये था वारन हेस्टिंग था, जो 1774 में बंगाल का नवाब बना था। प्रथम गवर्नर जनरल। हाँ बताइए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक तो ये थे ना, लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, ठीक ना। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो क्लाइव कर रहा था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी गई। इसीलिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको बोला गया? लॉर्ड क्लाइव को बोला गया। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह। कौन किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी के समय लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। एशियाटिक सोसाइटी जिस समय स्थापना होता है उस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वारन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंधित है वारन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ दूगो ना था, वारन हेस्टिंग और बेलेजली पढ़े थे ना। हाँ वारन हेस्टिंग और बेलेजली था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से, ठीक ना। वारन हेस्टिंग और बेलेजली। देखिए रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे? रिंग फेंस नीति का संबंध वारन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासी प्रणाली को समाप्त कर दिया। 47वां बीपीएससी और 41वां बीपीएससी। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली क्लाइव के द्वारा। क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू करता है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ ठीक है, कॉर्नवालिस ने। न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस ने। देखिए IAS 2010 में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? कॉर्नवालिस। भारत के लोक सेवा का प्रवर्तन? कॉर्नवालिस। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था? दरोगा जी। दरोगा। कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व किसको कहा जाता है? दरोगा जी। दरोगा।
लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गोरखपुर। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। देखिए आईएएस 2018 में पूछा है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? भारत के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो लागू होता है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, यह भी लागू होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये नहीं लागू होता, यही सही आंसर है। भारतीय रियासतों के ऊपर पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये तो सही है। बताइए, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव, सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ये अंग्रेजी और बाजीराव बसीन की संधि अंग्रेजी और बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक बताइए। अवध का नवाब था। पहला अवध का नवाब। नवाब न था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब। अवध का नवाब। सिराजुद्दौला था। अरे अवध को तो कुशासन का आरोप में लगाया था। हाँ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? शासक था वही अवध का नवाब था। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? वेलेस्ली काल में। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज में, जोधपुर के राजपूत और मैसूर के। बताइए कौन? बताइए कौन होगा? लॉर्ड वेलेस्ली। अपना अपना देख के उठता है। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए 25 देखो 25। देखिए वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, इसमें सब हो बरार, भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। सहायक सब क्या है? जोधपुर तो था ही, मैसूर था, इंदौर था ही। हाँ, सब क्या है सहायक संधि को? और पीछे रहे एक पन्ना। सहायक संधि को ठीक है, सही है सर। देखिए सहायक संधि को ना करौली के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यापक प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर दिया था, अस्वीकार कर दिया। इसमें तो सब होगा, हैदराबाद के निजाम भी किया था, इंदौर ने किया था, जोधपुर ने किया था, मैसूर ने किया था, सब कर लिया था। चलिए सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद था। तो यहाँ पर भी तो यही ना हैदराबाद निजाम होगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक बोला। यहाँ पे क्या बोला? सहायक संधि को सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक बोला। नहीं की थी। निम्न में अरे आप दूसरा जगह जा रहे हैं। देखिए भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। अच्छा ये बताए निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 जी सही है। सहायक संधि 1863 गलत है। कब होता है? 1833 में होता है। 1798। सहायक संधि 1798 में। बताइए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। ईसाई मिशनरियों को 1813 में खोल दिया गया। बताइए उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में किस एक ने भारत ब्रिटिश पताका फहराए रखी है? वेलेस्ली ने। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, हुआ किसके शासनकाल में हुआ? हेस्टिंग के काल में। आंग्ल 1814 से 16 में सुगौली की संधि हो गई थी। सुगौली की संधि समाप्त हुई। सुगौली की संधि कब होती है? 1816 में हो गई थी। 1815 में। 4 मार्च 1816 को फाड़ देंगे, सही से करो। अनुमोदन 4 मार्च 1816 को होते हैं। अनुमोदन ना हुआ था, संधि बताइए। 15 में होगा। अरे देखिए गलत पता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बक्सर का सही है। सही है। लॉरेन हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। सही है। वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये सही है। सही है। कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं ये गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ से आ जाएगा? जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड ये गलत है, ठीक ना? निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। मैसूर युद्ध होगा। हाँ। तृतीय आंग्ल मैसूर तब टीपू सुल्तान मर जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, बताइए। लॉर्ड हेस्टिंग से। लॉर्ड कॉर्नवालिस से यार। आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है आंग्ल मराठा लॉर्ड हेस्टिंग से।
सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 27। 1820 से 1827। थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहा? 1820 से 1827। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? हाँ, विलियम बेंटिंग को। विलियम बेंटिंग ने मैसूर को अपने राज्य में मिला लेता है। विलियम बेंटिंग 1828 में, 1831 में। 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1700। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन था? कॉर्नवालिस। 1790 से 92। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? सिलीमैन। कैप्टन सिलीमैन को ठगों के दमन के लिए उसको नियुक्त किया गया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? सिलीमैन। सती प्रथा पर पाबंद किसने लगाया? विलियम बेंटिंग। बेंटिंग ने। सती प्रथा पर विलियम बेंटिंग। सती को गैर कानून किसने घोषित किया? विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 में। किस वर्ष बंगाल से दासों को निर्यात को रोक लगा दिया गया? 1789 में। डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस नीति से हुआ? कुप्रशासन के नीति के द्वारा। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? बघात रियासत का 1850। बघात कब होता है? 1850 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब होता है? 1856 में होता है ब्रिटिश का, मतलब अवध का। बताइए। हाँ। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? डलहौजी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक हटा दिया गया? अवध को। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन होता है? हाँ, ये सतारा होता है। सतारा। कौन होता है प्रथम शिकार? सतारा। जेम्स एंड्रूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का नाम था जेम्स एंड्रूज रेमजे। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ, देखिए। बताइए। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध विजय किसके द्वारा? एलनबरो के समय। एलनबरो के समय में 1843 में, ठीक है ना? हाँ, 1843 मिला लिया जाता है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? 1843 में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। बताइए, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? आउटरम। अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? आउटरम था। भारत में रेलवे लाइन का ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? डलहौजी के समय। 48 और 52 में बीपीएससी में पूछा हुआ। बताइए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच होता है? बम्बई और थाना। भारत में रेलवे लाइन कब शुरू होता है? 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार होता है डफरिन के समय। डफरिन के समय। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे डलहौजी थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के बीच जो होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, कौन इसे स्वरूप देता है? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी देता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित है? कैनिंग में। विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह कैनिंग। बताइए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? क्लाइव, कॉर्नवालिस, कैनिंग और रायपन। प्रथम वायसराय कैनिंग था। 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 के सामग्री की घोषणा ने। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री की घोषणा। 1858 के सामग्री की घोषणा की। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? 1877 में। 38वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। देख रहा है उनका, देखिए
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एलन बरो ने दास प्रथा को एलन बरो ने समाप्त किया। सती प्रथा को कौन किया था? विलियम बेंटिक। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कैनिंग। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। निम्न युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। वेलेजली चतुराई निष्क्रियता। डलहौजी सहायक संधि। केनिंग भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यह सही है। ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है, यही तो सही और है। बाकी सब गलत है, चतुराई नहीं था। मतलब निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड सहायक वेलेजली सहायक संधि व्यापक सही है। लॉर्ड डलहौजी गलत है। व्यापक का सिद्धांत। केनिंग उच्चतम निष्क्रियता ये गलत है। ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासन का पड़ा? कॉर्नवालिस के कारण। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त वेलेजली सहायक संधि सही है। वेलेजली सहायक संधि सही है। हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। 1829 में था। सती 17वां प्रथा। रेगुलेशन। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवा को। हाँ, पेशवा को कब समाप्त किया गया? 1818 में। बताइए निम्नलिखित में से किसने राजपूत की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? मेटकॉफ ने। मतलब राजपूताना देशी रियासतों के साथ कौन बात किया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। वेलेजली सहायक संधि सही है। सर जॉन सोर ऑन नेपाल युद्ध ये गलत है। लॉर्ड वेस्टिंग तृतीय तृतीय मराठा युद्ध सही है। सी गलत है। हाँ, सी गलत है। बताइए लॉर्ड एलन बरो अवध का विलीनीकरण। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन है लॉर्ड एलन बरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन सोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। बताइए वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये सही है। एलन बरो जो है सिंध का अंग्रेजी राज में विलय करवाया। वेलेजली ने कुशासन के आरोप में अवध को विलय करवाया। डलहौजी करवाया था कुशासन के आरोप में लगाकर अवध का विलीनीकरण। और वेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति को साथ जुड़ा है? जॉन लॉरेंस जो है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। कौन? जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के काल में। मेयो के काल में अंशतः हुआ था। हाँ, कौन व्यक्ति थे जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? मेयो ने। जिसकी हत्या कर दिया गया। कौन दिया था? मालथस। क्या जनगणना जनगणना जो था ना उसका किया था। छोड़िए। अच्छा, बाद में किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के काल में। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड मेयो के काल में। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। मतलब अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? लिटन साहब। लिटन जो था अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति को अपनाया। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति के वायसराय ने अपनाई थी लिटन ने। आक्रामकता नीति अपनाई लिटन ने। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्जन ने भारत का वायसराय था जो कि सबसे ज्यादा समय तक रहा। कौन रहा था? कर्जन। देखिए कर्जन 7 साल रहता है, डफरिन 4 साल रहता है, हार्डिंग 6 साल रहता है, मेयो 3 साल रहता है। ठीक ना। कर्जन 1899 से 1905, डफरिन 1884 से 1888, हार्डिंग 1910 से 1916, मेयो 1869 से 72 मेयो रहता है। भारत में अस्थायी स्वसत्ता शासी संस्था है 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी ये रिपन के द्वारा सज्जन रिपन। हाँ, स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? रिपन। लॉर्ड इल्बर्ट बीज विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल जो है ना, इससे मतलब कि विवाद जो था यूरोपीय के लोगों के मामले में सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना इसी विवाद पर था ना। इल्बर्ट विवाद हो गया था। पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए
प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता लॉर्ड है? रिपन साहब। लॉर्ड रिपन। हाँ बताइए तो। मिलान करने वाला देखिए, सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। क्लाइव दिया हुआ प्रेस से प्रतिबंध, बेटिंग दिया बंगाल विभाजन, चार्ल्स मेटकॉफ दिया बंगाल में दोहरा शासन, कर्जन दिया अंग्रेजी शिक्षा। बताइए क्लाइव किससे मिलेगा? बंगाल में दोहरा शासन। बंगाल में दोहरे शासन लाया था क्लाइव। वेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस और कर्जन बंगाल विभाजन। ठीक ना, बंगाल विभाजन वही हुआ बंग विभाजन। अब फिर दिया मिलान करने वाला लॉर्ड डलहौजी। बैकपैथ का सिद्धांत था। कौन लाया था? बैकपैथ का सिद्धांत। विलियम वेंटिंग ये सती प्रथा का निषेध। सती प्रथा। रिपन बंगाल का विभाजन। रिपन नहीं, बंगाल का विभाजन का स्वायत्तता होगा। कर्जन होगा बंगाल। बंगाल अति रिपन जो है स्वायत्त शासन लाया, और कर्जन बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग। कौन? एलन बरो सिंध का विलय। एलन बरो ने क्या किया था? सिंध का विलय करवाया था। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? कर्जन के काल में। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के काल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन के काल में। पुरातत्व सर्वेक्षण कर्जन के काल में हुआ। ठीक, बताइए प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित होता है? कर्जन। मतलब कि प्राचीन स्मारक संरक्षण कर्जन के काल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों से किसने की थी? गोखले ने की। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ये नहीं किया था, लॉर्ड कर्जन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। अच्छा, कर्जन का कार्यकाल बताइए तो। 1899 से 1905। बताइए फूट डालो राज करो की नीति? हाँ, ये लाया था, क्या नाम था इसका? अरे लॉर्ड कर्जन द्वारा। कर्जन और मिंटो दोनों के द्वारा आया था ना। अच्छा, फूट डालो राज करो की नीति कर्जन और मिंटो दोनों लाया। दोनों के द्वारा। मुझे विश्वास है कि अंग्रेज अपने विनाश की तरफ जा रही है, और यह बड़ी इच्छा भारत में रहेगी, रहते होगी कि इसमें शांतिप्रिय निधन के इसका सहायक बनो। इसने यह किसने लिखा है? देखिए यह मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत रहते होगी। क्या लिखा है? भारत में रहते हुए भी, मतलब भारत में रहते हुए भी इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। कौन का है? लॉर्ड कर्जन। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने अपने कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया? कौन किया था? मिंटो। निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? हाँ, रीडिंग। लॉर्ड हार्डिंग। कौन? रीडिंग था। यहूदी वायसराय कौन था? रीडिंग। ईस्ट इंडिया एक्ट सही है। वारेन हेस्टिंग बोलता है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी सही है। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट कर्जन दिया, ये गलत हो, लीटन होगा। ये लाना था, ये लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन। और इल्बर्ट बिल रिपन लाए, ये सही है। बताइए कौन सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम वेंटिंग सही है। इल्बर्ट बिल रिपन आया था। रिंग फेंस की नीति हेस्टिंग। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत है, लीटन आएगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में किया गया? ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में। रीडिंग के हार्डिंग के काल में कलकत्ता दिल्ली स्थानांतरित किया गया लॉर्ड हार्डिंग के काल में। अच्छा बताइए, मिलान करने वाला दिया है, स्थान दिया और अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष दिया हुआ। संभलपुर कब मिलता है अंग्रेजों? 1849 में, सतारा 1848 में, और अवध 1856 में, झांसी 1854 में। ठीक है, बताइए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कलाक्रम व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। सिक्किम का विलय मतलब इसको कलाक्रम बताता है। तो सबसे पहले सिक्किम का विलय आएगा, उसके बाद पंजाब का विलय, झांसी का विलय और बर्मा का विलय। सिक्किम का विलय कब होता है? 1817 में, और पंजाब का विलय होता है 1849 में, झांसी का विलय होता है 1854 में, और बर्मा का विलय होता है 1856 में।
86 में सॉरी 1886 में बर्मा का विलय होता है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ राय हुआ? बहादुर और खान बहादुर इनमें से कोई नहीं मिला था। देखिए, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ गया? तो किसके कार्यकाल में होता है? ये तो पता नहीं था, लेकिन आप बताइए। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलहत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुसलमान एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी में इन्हें इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब इसमें से सबको दिया जाए, इसमें से देखिए, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक ना। इसमें ऑप्शन ई भी है, तो ये ऑप्शन ई आएगा, काहे कि इसमें से कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं दिया गया है कि इसमें कि कोई भी ये वायसराय का मिला हो। हाँ, मतलब इनमें से कोई नहीं, वही ना। इसका क्वेश्चन है कि कोई नहीं किस है, वायसराय ये के हो सकता कार्यकाल में, तो ऐसा वायसराय नहीं है इसमें, लेकिन दिया हुआ है क्या कि जब ये होता है ना 1857 का जब अति होता है, ठीक है, 1857 का जब विद्रोह होता है, तो इस भारतीयों को खुश करने के लिए उपाधि दे रहा था, अंग्रेज दे रहा था। इसमें पूछा वायसराय कौन है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। इनमें कोई वायसराय नहीं है, इसमें से जिसको कोई मिला हो ना। हाँ। इसलिए नहीं, वायसराय को नहीं मिला है, भारतीयों को मिल रहा था, अच्छा। खुश करने के लिए। हाँ। तो इसका ई आंसर होगा, बीपीएससी 2016 में पूछा हुआ था, ठीक ना। तो आज के लिए हम सब लोग इतना ही रखते हैं। आज ये बहुत बड़ा टॉपिक था, इससे आगे जो होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका होगा। चलिए।